बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेज़िड्यू एंड इट्स एप्लीकेशंस। पहली बात तो रेज़िड्यू क्या चीज़ है और उसका हम ये देखेंगे इस लेक्चर के अंदर उसका फ़ायदा क्या है और हम रेज़िड्यू क्यों फाइंड करने जा रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम जो है वो रेज़िड्यू कैलकुलेट करें। तो रेज़िड्यू कैलकुलेट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, हम उसको देखना है कि पहली डेफिनेशन ये है कि सिंगुलर पॉइंट क्या है। सिंगुलर पॉइंट, इफ़ अ फंक्शन जो है यहाँ पे कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं। इफ अ फंक्शन इज अ नॉट एन एनालिटिक एट पॉइंट z इज इक्वल z नॉट, अगर कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक ना हो, मतलब अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, मतलब डिफाइन ना हो, इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट होगा z नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। कोई भी फंक्शन है अगर किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन हो जाता है, एनालिटिक नहीं होता, तो इसको हम यही कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी 2/z-1 इंटू z-2। तो हम मुझे ये देखना है कि ये जो फंक्शन है किस पॉइंट के ऊपर जो है वो अनडिफाइन होता है, मतलब जो है कौन से पॉइंट इस फंक्शन के अंदर पुट करो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो वो वही पॉइंट होती हैं अगर फंक्शन फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे नीचे वाली टर्म जीरो होती है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइन होता है और अगर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर लिखा हुआ फंक्शन तो नीचे वाली टर्म जहाँ पे जीरो होती है। इट मीन दैट यहाँ पे c इज इक्वल 1 अगर इस फंक्शन के अंदर पुट करें, c इज इक्वल 1 जो है तो नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी। इट मीन दैट ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो इट मीन दैट z इज इक्वल 1 एंड z इज इक्वल टू 2, z की जगह 2 पुट करें तब ये जो वाली नीचे वाली टर्म जो है जीरो हो जाएगी और होल फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम पूरे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर z की जगह 2 पुट करें इस फंक्शन के अंदर तो तब भी ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता। तो इसका मतलब यही है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं एफ ऑफ जी के। फाइन। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि इसका मतलब हरगिज नहीं है कि किसी ना किसी फंक्शन के अंदर या हर किसी फंक्शन के अंदर कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट होगा, ऐसा भी हरगिज नहीं है कि वो जैसे ये है कि एक एफ ऑफ जी ये है जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंगुलर पॉइंट ऑफ जी। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है ये जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जी की जगह पे हम जो मर्जी पुट करते रहें तो फंक्शन हमें जो है आउटपुट जो है इन्फिनिटी दे दे। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हर फंक्शन का कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाज़ह किया गया है कि ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो इस फंक्शन का हमने ये चेक करना है कि क्या ये कहीं पॉइंट है ऐसा है ये पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए, तो इसका ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो इट मीन दैट दिस एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो एनालिटिक है एवरीवेयर, इसका मतलब ये हर जगह पे कोई ना कोई आंसर देगा, ये अनडिफाइंड कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, फाइन। अब इसका हम देखते हैं काशी-गोरसा थ्योरम से कि इसका एडवांटेज क्या है। कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ओवर द क्लोज कंटूर, तो ये काशी-गोरसा थ्योरम हमें हेल्प करेगा। इफ एफ ऑफ जी फंक्शन कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इंटीरियर टू ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी, इंटीरियर टू एंड ऑन सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन विल बी जीरो। तो अगर काशी-गोरसा थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक हो कहाँ पे, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो कंटूर के अंदर लाई करते हैं या कंटूर के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर हम उस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा। तो उसको जो है वो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट के साथ भी देखते हैं कि वो छोटी सी बात में अगर इसी को एक और सेंस में देखा जाए कि इसी जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है कि अगर सिंगुलरिटीज, अगर सिंगुलर पॉइंट लाइज आउटसाइड द कंटूर हों तो इसका मतलब यह है इसका इंटीग्रल जीरो होगा। इसी बात को हम वाजे करते हैं कि जो ऊपर बात बताई है इसकी अल्टरनेटिव ये बात याद रख लें कि अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रही है ये जो स्टेटमेंट है तो आसान जबान के अंदर ये देख लें कि अगर सिंगुलरिटी आउटसाइड द कंटूर लाई कर रही है, कंटूर के बाहर लाई करेंगी, कंटूर हमें गिवन होगा, क्लोज कंटूर कोई ना कोई गिवन होगा, अगर क्लोज कंटूर के बाहर लाई कर रही है कोई सिंगुलरिटी तो उसका उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी तो वो जीरो होगी। बस ये बात याद रखें। अगर ये आपको स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग रही है तो सिंपल ये बात याद रख लें, ये सेकंड जो है बात देखिए, इफ सिंगुलरिटी लाइज आउटसाइड द कंटूर
then integration of this function will be 0. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से देखते हैं, मेरे पास ये फंक्शन है f of z 3/z-1 into z-2, ये फंक्शन है और क्लोज कंटूर है मेरे पास z, ये इसका मतलब ये है ये मेरे पास कंटूर है विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1/2। तो इसका मतलब ये है कि z mod इज इक्वल 1/2 का मतलब ये है कि सेंटर विद 0, ठीक है, मतलब रीजन के ऊपर सेंटर है और रेडियस उसका 1/2 है। तो हमने चेक करना है कि इसकी जो सिंगुलरिटी है क्या इनसाइड द कंटूर लाई कर रही है या आउटसाइड द कंटूर लाई कर रही है। उसके लिए कि हमें जो है वो, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ओवर द क्लोज कंटूर, तो हम पहले उसकी सिंगुलरिटी चेक करेंगे, क्या उसकी सिंगुलरिटी है या नहीं है। अगर सिंगुलरिटी है तो कहाँ पे है, कंटूर के अंदर लाई करती हैं या कंटूर के बाहर लाई करती हैं, इस बात को वाज़ेह करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम पहले फंक्शन की सिंगुलर पॉइंट देखते हैं। तो दिस f of z has singular point at z is equal to 1 and z is equal to 2, ठीक है। तो इस फंक्शन के जो है दो सिंगुलर पॉइंट है, z is equal to 1, z is equal to 2। इसका मतलब यही है सिंगुलर पॉइंट का कि फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है एट दिस पॉइंट। तो जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं उनके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब ये देखना है, पॉइंट तो देख लिया, अब ये देखना है कि क्या ये पॉइंट कंटूर के इनसाइड लाई करते हैं। तो कंटूर के इनसाइड या आउटसाइड चेक करने के लिए पहले क्या करना है, इस कंटूर को ड्रॉ कर लिया करें। जो भी आपको कंटूर गिवन होगा उसको ड्रॉ करने का प्रोसीजर यही होता है कि यहाँ पे z माइनस जेड नॉट मीन दैट जो यहाँ पे z माइनस के साथ लिखा आएगा वो सेंटर होगा। यहाँ पे और z के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ माइनस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि रीजन जो है रीजन सेंटर होगा इसका। z माइनस 0 है तो 0 उसका ओरिजिन होगा। ये 1/2 का मतलब है 1/2 रेडियस है, इसका मतलब है 1/2 राइट साइड को, 1/2 लेफ्ट साइड को, 1/2 ऊपर वाली साइड को, 1/2 लेफ्ट जो है वो नीचे वाली साइड को। मतलब हमने इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेना 1/2। ये कम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे जो है वाई एक्सिस के ऊपर योटा वाली टर्म्स लाई करेंगे और यहाँ पे रियल एक्सिस है, रियल वैल्यूज लाई करेंगे। तो इट मीन दैट 1/2 रेडियस का आपने कंटूर ड्रॉ कर लेना है या सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फाइन। फिर ये देखना है कि ये जो सिंगुलरिटी आपके साथ आई हैं, ये जो यहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन होता है, क्या वो जो सिंगुलरिटी हैं कंटूर के अंदर लाई कर रही हैं या बाहर लाई कर रही हैं, ठीक है। अगर तो बाहर लाई कर रही हैं तो फिर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। काशी-गौरसा थ्योरम हमें यही कहता है कि अगर आपकी सिंगुलरिटी कंटूर के बाहर लाई कर रही हैं तो आपको उस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करें कि ये लिख दें कि बिकॉज सिंगुलरिटी लाइज आउटसाइड द कंटूर, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर द क्लोज कंटूर विल बी 0। तो यही हम बात इस बात को वाज़ेह करेंगे कि यहाँ पे सिंगुलरिटी है बेटा आपके पास, सिंगुलरिटी है दोनों, z इज इक्वल 1 और z इज इक्वल 2, दो सिंगुलरिटी हैं। जब दो सिंगुलरिटी हैं तो ये आपके पास रेडियस है यहाँ पे 1/2, तो वो दोनों सिंगुलरिटी बाहर लाई करेंगे, एक 1 इधर आएगा 2 कहीं इधर आएगा। तो ये जो कंटूर है, कंटूर के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं आ रही। इट मीन दैट बोथ सिंगुलरिटी लाइज आउटसाइड द कंटूर। काशी-गौरसा थ्योरम ये कहता है कि इस फंक्शन की फिर जो इंटीग्रेशन होगी, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ओवर द क्लोज कंटूर। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल भी यूज किया जाता है, कई दफा इंटीग्रेशन का साइन लगा के यहाँ पे सी भी लिखा जाता है, तो इसकी मीनिंग सेम है, ओवर द क्लोज कंटूर। सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन की डिफरेंट मीनिंग है। तो यहाँ पे कम्प्लेक्स फंक्शन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पे ओवर द क्लोज कंटूर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल भी बात है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पे सिंपल जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, उसके मीनिंग डिफरेंट है, वो हम फिर अलजबरा के अंदर बात करते हैं, फिर कैलकुलस के अंदर बात करते हैं, तो वो डिफरेंट सेंस आ जाती है। तो यहाँ पे हम ओवर क्लोज कंटूर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से ये वाला सिंबल लगाते हैं या कई दफा इधर सी लिखते हैं। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, इसका मतलब है वो क्या होगी, 0। क्यों? क्योंकि z इज इक्वल 1 और z इज इक्वल 2 इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट थे और दोनों जो है उस कंटूर के बाहर लाई कर रहे थे, ठीक है। z इज इक्वल 1 और z इज इक्वल 2, अगर इसके ऊपर भी लाई करता या अंदर लाई करता तो फिर इसकी इंटीग्रेशन 0 नहीं होनी थी, फिर हम कुछ और करते, जैसे वो आगे जो है वो फर्दर लेक्चर के अंदर आ रहा है। फाइन। उसके बाद हम जो है इसको देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ओके, ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट क्या है कि अगर z इक्वल z नॉट जो है सिंगुलर पॉइंट होगा, तो उसमें जो फैक्टर होगी z माइनस जी नॉट, जो z माइनस जेड नॉट जो है उसका जो फैक्टर होगा, ठीक है, वो फैक्टर की फॉर्म में उसकी जो पावर होगी, पावर हुआ करेगी
उसको हम ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सिंगुलरिटी होगा। मतलब हम सिंगुलर पॉइंट का ऑर्डर कहेंगे कि कोई भी पॉइंट होगा जो z नॉट सिंगुलर पॉइंट होगा, उसके के अंदर जो है वो जो फैक्टर होगा इस शक्ल का, उसकी जो पावर होगी उसको हम ऑर्डर कहेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। कई जगह पे उसको पोल भी जिक्र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपके समझाने के लिए मैंने बात कही है कि ये जस्ट सिंगुलरिटी के लिए सिंगुलर पॉइंट की समझ जो पावर है ना, फैक्टर की फॉर्म में उसको लिखें तो उसको हम कहेंगे उसका ऑर्डर है। मोस्टली हम जो है इसको डिनोट करते हैं एम से, आप किसी और से भी कर सकते हैं। तो सिंगुलरिटी का जो है ये ऑर्डर है। ओके, अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 5g ओवर जी माइनस 2 का स्क्वायर ओवर जी माइनस 3, ठीक, ये फंक्शन है। तो इसमें ये देखेंगे कि एफ ऑफ जी के दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z इज इक्वल टू एंड z इज इक्वल टू 3। अब z इज इक्वल टू और z इज इक्वल 3 सिंगुलर पॉइंट है, तो ये देखना है इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। अगर z 2 के ऊपर जो है वो अनडिफाइन होता है ये वाला फंक्शन, तो उसमें ये देखेंगे वो जो फैक्टर की जो पावर होगी ना वो उसका ऑर्डर होगा। तो z इज इक्वल टू 2 जो सिंगुलर पॉइंट है उसके ऊपर जो है उसका जो ऑर्डर है, उस सिंगुलर पॉइंट का जो ऑर्डर है वो भी 2 है, ठीक है। पॉइंट जो है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होता है, सिंगुलर पॉइंट भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाज़ेह कर दूं कि z इक्वल टू 2 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर की जो पावर है वो उसको हम ऑर्डर कह रहे हैं, तो वो लकीली वो भी 2 है। इसका मतलब ये है सिंगुलर पॉइंट हैविंग ऑर्डर 2, तो हम मोस्टली डिनोट करते हैं इसको एम से। और z इक्वल टू 3 का देखेंगे तो z इक्वल टू 3 के ऊपर z इक्वल टू 3 भी सिंगुलर पॉइंट है, उसका ऑर्डर देखें तो उसकी जो पावर होगी उस फैक्टर की पावर जो होगी वो उसका ऑर्डर होगा, तो इसका मतलब है वो सिंगुलरिटी का ऑर्डर होगा। तो उस सिंगुलरिटी का ऑर्डर क्या है, 1 होगा। इसका मतलब ये है हम क्या करते हैं इस सिंगुलरिटी के ऑर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर की मदद से हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, रेसिड्यू के फार्मूले के अंदर इस ऑर्डर को यूज करते हैं। तो सिंगुलरिटी के ऑर्डर का हमें पता होना जरूरी था कि इसका ऑर्डर 1 क्यों है, इसका ऑर्डर 2 क्यों है। तो जो सिंगुलर पॉइंट होंगे उसको अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाए तो फैक्टर की जो पावर होगी ना वो सिंगुलरिटी का ऑर्डर होगा। फाइन, अब हम ये देखते हैं कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से देखते हैं कि जो है ये ऑर्डर कहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास एक केस जैसे पहले आया कि अगर सिंगुलरिटी लाई कर रही है इनसाइड द कंटूर, ठीक है, और एक सिंगुलरिटी लाई कर रही है आउटसाइड द कंटूर, और या सिंगुलरिटी लाई कर रही है ऑन द कंटूर। तो अगर तो सिंगुलरिटी लाई करती है आउटसाइड द कंटूर तब तो मसला खत्म हो गया, काशी-गोरसानी थ्योरम ने मसला ही खत्म कर दिया कि उसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ओवर द क्लोज कंटूर जब भी कभी इंटीग्रेट करना हो तो अगर सिंगुलरिटी लाइज करें आउटसाइड द कंटूर तब बगैर सॉल्व किए हम उसको कह देंगे उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 0 है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर इनसाइड द कंटूर लाई करे और या कंटूर के ऊपर लाई करें तो तब क्या करें, तो तब हमें रेसिड्यू कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो तब हमारे हेल्प जो है वो रेसिड्यू करेगा। तो हम वो वाले पॉइंट जो कंटूर के इनसाइड लाई करेंगे या कंटूर के ऊपर लाई करेंगे, उन पॉइंट के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो if singularity lies on or inside the contour then for integration such type of function we need residue। हमें रेसिड्यू की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हम उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जिनके सिंगुलरिटी जो है वो कंटूर के अंदर लाई करती है या कंटूर के ऊपर लाई करती है। ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें रेसिड्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रेसिड्यू का ये फार्मूला है एट सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके जो भी जिस तरह का मर्जी फंक्शन होगा उसमें रेसिड्यू फाइंड करना होगा तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। रेसिड्यू ऑफ एनी फंक्शन एट z नॉट 1 ओवर m माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट डेरिवेटिव उतने ऑर्डर का m माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z माइनस z नॉट रेस्ट पावर m इनटू f ऑफ z। फार्मूला बेशक थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन है बहुत आसान, लेकिन इसकी मदद से हम हर तरह के फंक्शन जो होंगे, ठीक है, उसका हम उसमें रेसिड्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस आएंगे, कुछ हम सीरीज से भी आगे देखेंगे कि कुछ फंक्शन का हम रेसिड्यू इस तरह से नहीं निकालते, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, फिर उसमें हम जो है वो सीरीज का सहारा लेते हैं, लॉरेंट सीरीज वगैरह, या जो है वो डिफरेंट जो दूसरी जो हमारे पास टेलर सीरीज हैं उन सीरीज का हम जो है उन सीरीज की मदद से हम जो है रेसिड्यू फाइंड करते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली बाकी जितने भी फंक्शंस का रेसिड्यू फाइंड करना है उसके लिए जो है वो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो m है, m इज़ द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। m क्या है? ऑर्डर है सिंगुलर पॉइंट का। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने वो जो पॉइंट है वो शर्त ये सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, तो हम सिंगुलर पॉइंट का ही जो है वो रेसिड्यू निकालेंगे। तो अगर तो हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, जो है वो फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं, तो उसमें हम रेसिड्यू उन फंक्शन का निकालेंगे जो इनसाइड द कंट्रोल लाई कर रहे होंगे। जैसे उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि सर जो है क्या अगर हमारे पास एक इनसाइड करे एक आउटसाइड करे, तो हमने जस्ट रेसिड्यू अगर निकालना होगा तो इनसाइड द कंट्रोल ही लाई करेगा, जो उसी के ऊपर निकालेंगे। जो आउटसाइड कंटूर के ऊपर लाई करता है उसके ऊपर निकालेंगे नहीं, ठीक है। जस्ट जो इनसाइड द या कंटूर के ऊपर लाई करेगा, सिर्फ उन्हीं जो है वो पॉइंट के ऊपर हम रेसिड्यू निकाला करेंगे। लेकिन अगर सिंपल रेसिड्यू का क्वेश्चन आ जाए कि सिंपल इस फंक्शन का इस पॉइंट इन पॉइंट के ऊपर रेसिड्यू निकालें, फिर तो निकाल लें। लेकिन अगर इंटीग्रेशन का होगा तो फिर हम देखेंगे जस्ट उन्हीं पॉइंट का रेसिड्यू निकालेंगे जो सिंगुलर पॉइंट जो है इनसाइड द कंटूर लाई करेंगे या उस कंटूर के ऊपर लाई करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, if f of z is this given, f of z is equal to 5z over z minus 2 का स्क्वायर into z minus 3, then you have to calculate residue at z is equal to 2 and z is equal to 3। अब कहा गया है इस 2 और 3 के ऊपर रेसिड्यू निकालें, क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। वहाँ पे उस एप्लीकेशन में देखेंगे कि रेसिड्यू का इसका फायदा क्या है, जो हम रेसिड्यू निकाल रहे हैं इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल जस्ट फंक्शन है, ठीक है। इसके रेसिड्यू निकालने z is equal to और z is equal to 3, जितने भी सिंगुलर पॉइंट है उनके ऊपर रेसिड्यू निकालने, ठीक है। अब हमें नहीं कंटूर गिवन कि किन के निकालने किन के नहीं। अब जितने भी अगर रेसिड्यू का क्वेश्चन होता है कि सिंपल इसके रेसिड्यू फाइंड करें, अगर ये मैं ना लिखता कि z is equal to और z is equal to 3 के ऊपर, मैं जस्ट ये कहता इस फंक्शन के रेसिड्यू निकालें, ठीक है। तो आपको खुद ही इंश्योर करना चाहिए कि इनके ऊपर सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जितने भी सिंगुलर पॉइंट होंगे रेसिड्यू सब के ऊपर निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल रेसिड्यूज का क्वेश्चन है। तो रेसिड्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब है फिर जितने भी सिंगुलर पॉइंट होंगे हर एक के ऊपर आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। फाइन, ओके। तो हम बेटा ये देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी फंक्शन का अगर रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटूर वगैरह नहीं गिवन है कि कौन किसके निकालने हैं किसके नहीं निकालने हैं, ठीक है। वो जब हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की ओवर द क्लोज कंटूर तब देखते हैं। अदरवाइज अगर सिंपल क्वेश्चन है फाइंड रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो फिर आपने ये देखना होता है इस फंक्शन के अंदर कितने सिंगुलर पॉइंट है। जितने भी सिंगुलर पॉइंट है उन तमाम सिंगुलर पॉइंट के अगेंस्ट रेसिड्यू निकालने हैं। ये आपके ऊपर लाजम है, या आपके ऊपर फर्ज है समझ लें कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट हैं उन सब पॉइंट के अगेंस्ट आपने वो क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है। फाइन, अब यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है बेटा सिर्फ जस्ट दो है कि z इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइन होता है, z इज इक्वल 3 के ऊपर फंक्शन अनडिफाइन होता है। और रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन अनडिफाइन होता है, जो भी सिंगुलर पॉइंट है उसका ऑर्डर देख लीजिए। जैसे z इज इक्वल टू 2 जो है सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है उसका जो ऑर्डर है उसमें जो फैक्टर है उसका उसकी पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये है m जो है वहां पे 2 हो जाएगा। जो ऑर्डर है उसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू 2 जो सिंगुलर पॉइंट है उसका ऑर्डर क्या है, 2 है यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं z इज इक्वल टू 3। अगर z इज इक्वल टू 3 के ऊपर वैसे अभी ऑर्डर की बात करें तो इसका मतलब ये है यहाँ पे z 3 सिंगुलर पॉइंट है, उसमें फैक्टर की पावर है 1, तो उसका जो ऑर्डर है वो 1 होगा। तो इस z इज इक्वल 3 के केस में m जो है हमारे पास 1 होगा। तो पहले हम z इज इक्वल टू 2 के केस में जो अब रेसिड्यू है वो फाइंड करते हैं, देन हम z इज इक्वल टू 3 के केस में हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। तो जितने भी मैंने कहा सिंगुलर पॉइंट होंगे किसी फंक्शन के अंदर, हम तमाम के तमाम जो है वो फंक्शन तमाम के तमाम सिंगुलर पॉइंट के अगेंस्ट रेसिड्यू निकालेंगे। फाइन, अब z इज इक्वल टू के अगेंस्ट निकालते हैं तो वही फार्मूला बड़ा आसान सा, ठीक है। कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2। इसकी नोटेशन इस तरह से दे रहे हैं कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 2, तो 1 ओवर m माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब है m क्या है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, डेरिवेटिव पावर m माइनस 1 dz m माइनस 1 मतलब m माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे z माइनस 2 और साथ फिर f ऑफ z, जो भी हमारे पास f ऑफ z होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा 5z ओवर z माइनस 2 का स्क्वायर तो z माइनस 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मजे की बात बताऊं, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन जो है कटे करेगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा
हर जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट होगी, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो कैंसिल आउट जरूर होगी, नहीं हो रही इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ये जरूर कैंसिल आउट होगी। फाइन। उसके बाद बेटा यहाँ पे 2 - 1 का मतलब 1, ओके, डी 0 डी, इसका मतलब ये आपने एक दफा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो यही बेटा आपको बात बता रहा था कि यहाँ पे जो भी टर्म होगी तो इसका मतलब यह है वो कैंसिल आउट जरूर हुआ करेगी। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव के आगे यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करना है वो अपने कैलकुलस के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। सिंपली जस्ट इस नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। 5g का डेरिवेटिव 5 आ गया और c माइनस सी का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। अब जस्ट हम लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ पे c हमें नजर आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, सिंपल कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन जैसे मर्जी आप बेहतरी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है वो इंश्योर कर लें कि आपने जो स्टेप वाइज चलेंगे तो फिर कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होती है। अगर आप डायरेक्टली कुछ चीज़ें परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तब आपके पास जो है वो ज़्यादा चांसेस है मिस्टेक है। सिंपली जस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे रेसिड्यू आपके पास -15 आ गया। फाइन। अब क्या है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी कैलकुलेट रेसिड्यू एट z इक्वल टू 3। अब हम z इक्वल 3 के अगेंस्ट देखते हैं, तो लेकिन हमने देखना है पहले कि उसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो फंक्शन था उसमें देखिए z-3 फैक्टर था, उसमें उसकी पावर कितनी थी, उस फैक्टर की पावर 1 थी। तो इसका मतलब है उस सिंगुलर पॉइंट का जो ऑर्डर है वो 1 है, उसका ऑर्डर 1 है। तो हम m1 के अगेंस्ट जो है ऑर्डर 1 के अगेंस्ट हम जो है वो क्या करेंगे, उसको यूज करते हुए हम रेसिड्यू निकालेंगे एट z इक्वल 3। तो सिंपली बेटा जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी, m1 है तो 1 और 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। लिमिट z इक्वल टू 3, जो डेरिवेटिव है वहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन दैट 1 माइनस 1 0, ये वाली टर्म जो वैनिश हो जाएगी मतलब 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगी z-3 पावर 1
और फिर एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी एस्टेज लिख देंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये टर्म जरूर कैंसिल आउट होगी, ठीक है, ये कैंसिल होगी यहाँ पे। फिर इसका मतलब ये है, ये बाकी जो रिमेनिंग बच गई वो 5g ओवर z माइनस 2 आ गया। तो जहाँ जहाँ पे बेटा आपके पास z है वहाँ पे आपने क्या कर देना, 3 पुट कर देना, क्योंकि डेरिवेटिव वाली टर्म जो है यहाँ पे खत्म हो गई है। हमारे पास जो है वो 1 माइनस 1 था ना, तो जिसकी मर्जी पावर 0 हो 1 हो जाती है। तो इट मीन दैट ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। तो सिंपली जस्ट हमने z की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। जब z की जगह वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये 15 आ गया। तो हमने देखा कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमने रेसिड्यू कैलकुलेट कर लिया। तो जितने भी मैंने कहा सिंगुलर पॉइंट होंगे उन तमाम के तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने रेसिड्यू निकालना है, ये इंश्योर कर लें। अब इस रेसिड्यू का फायदा क्या है, इनको कहाँ पे यूज करेंगे, हमने क्यों कैलकुलेट किया। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर यूज करेंगे कि अगर हमारे पास सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट किसी भी फंक्शन का, ठीक है, वो इनसाइड द कंटूर आ जाता है या उसके ऊपर आ जाता है, तो तब उस फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो फार्मूला ये कहता है if z is equal to z naught is singular point of f of z on or inside the contour, then integration of this function is 2 pi iota into sum of residue। ये इसको हम काशी इंटीग्रल फार्मूला भी कहते हैं। और जस्ट जो है वो इसका मतलब ये कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, तो बेटा हम एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि रेसिड्यू जो हमने निकाला है उसका फायदा क्या है, हम उसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने रेसिड्यू निकाला है, इफ z is equal to z naught is singular point of z on or inside the contour c, देन क्या है, किसी भी फंक्शन की अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है ओवर द क्लोज कंटूर, देन हम क्या करेंगे, 2 पाई योटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। हम रेसिड्यू का सम कर लेंगे और उनको 2 पाई योटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मजे की बात बताऊं कि ये जो हम रेसिड्यू उन पॉइंट्स के ऊपर निकालेंगे जो पॉइंट इनसाइड द कंटूर लाई करेंगे या उस कंटूर के ऊपर लाई करेंगे। जो आउटसाइड द कंटूर लाई करेंगे उनके ऊपर रेसिड्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये उन रेसिड्यू का सम लिखा गया है जो कि इनसाइड द कंटूर या कंटूर के ऊपर लाई करेंगे। उनके ऊपर रेसिड्यू निकालेंगे और उनको 2 पाई योटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब उनका पहले सम कर लेना है और उनको 2 पाई योटा से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस फंक्शन की आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी ओवर द क्लोज कंटूर। ठीक है, जो भी कंटूर अब आपको गिवन होगा। मतलब पहले आपके पास क्वेश्चन राइज होता था, सर हमने किन का रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है वो इसका निकालना है या इसका नहीं निकालना है। तो अगर सिंपल रेसिड्यू का क्वेश्चन हो फिर तो हमने जितने भी सिंगुलर पॉइंट हो सबका निकालना है। लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है उस फंक्शन की, तो तब हमने क्या करना है, जो रेसिड्यू हमने निकालने हैं वो देखने हैं कि कौन से पॉइंट कंटूर के अंदर या कंटूर के ऊपर लाई कर रहे हैं, उनका निकालना रेसिड्यू। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन समझ आधा हो गया। ठीक है, जो है वो पहले तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि हमने हर पॉइंट सिंगुलर पॉइंट का रेसिड्यू निकालना। अब यहाँ पे हर सिंगुलर पॉइंट का रेसिड्यू नहीं निकालना, सिर्फ हमें उन्हीं का जरूरत पड़ेगी जिनका जो कि कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं या कंटूर के ऊपर लाई करें। तो लेट वी सी विद एग्जांपल। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है एक, ठीक है, 3z² ओवर z माइनस 2 इंटू z माइनस 4 का होल स्क्वायर dz। और मेरे पास कंटूर है z mod is equal to 5 और z mod is equal to 5 का मतलब यही है, this is a closed contour, this is a circle with center 0 and with radius 5। रीजन इसका सेंटर 0 है और इसका रीजन क्या है, जो है वो सेंटर जो है रीजन है और रेडियस का 5 है। 5 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर, तो 5 यूनिट के रेडियस के साथ ये एक क्लोज कंटूर है, क्लोज सर्कल है समझ ले। ठीक है, जिसका रेडियस 5 है। और हमने ये देखना है कि इसके ऊपर जो सिंगुलर पॉइंट है वो कौन कौन से हैं इस फंक्शन के। तो इस फंक्शन के 2 सिंगुलर पॉइंट है और हमने उन दोनों को देखना है, क्या हमने दोनों के ऊपर रेसिड्यू निकालना है या हमें किसी एक के ऊपर निकालना है। तो हमें पहले ये चेक करना है। तो पहले हम देखते हैं इसके सिंगुलर पॉइंट कौन से हैं और उसका ऑर्डर क्या है। तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करें इस फंक्शन के अंदर, z की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइन होता है, और z इज इक्वल टू 4 पुट कर दें तो ये फंक्शन अनडिफाइन होता है। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 4 आर 2 सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के 2 सिंगुलर पॉइंट हैं। और z इज इक्वल टू 2 का अगर बात की जाए तो उसका जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि उस फैक्टर की पावर होल पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब उस फैक्टर की पावर 1 है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 है। तो z माइनस 4 की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी होल पावर क्या 2 है। तो इट मीन दैट z इज इक्वल टू 4 के अगेंस्ट जो है उसका जो ऑर्डर कितना है, 2 है।
अब हम पहले ये देख लें कि क्या ये कंटूर के अंदर लाई करते भी हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये देखें z इक्वल टू 2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा 2, तो इसका मतलब वो तो कंटूर के अंदर लाई करता है। 4 भी यहाँ कहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये जो दोनों जो सिंगुलर पॉइंट है, मेरे दोनों सिंगुलर पॉइंट कंटूर के अंदर लाई करते हैं। तो इट मीन दैट मुझे दोनों पॉइंट्स के अगेंस्ट रेसिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खासा इस तरह होता है कि z इज इक्वल टू 4 जो है वो कंटूर के आउटसाइड लाई करता है और मेरे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे z मार्ड जो है यहाँ पे 3 होता, तो फिर मुझे क्या करना था, सिर्फ z इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट निकालना था, z इज इक्वल टू 4 के अगेंस्ट रेसिड्यू नहीं निकालना था। सिंपली जस्ट वही निकालना था और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। उसके बारे में परेशान होने की या उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जो इनसाइड द कंट्रोल आई कर रहा था उसके ऊपर ही फाइंड करना और बाकी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल वही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसलिए कि वो ऑलरेडी 0 हो जाना था। आउटसाइड द कंट्रोल तो जरूरत ही नहीं है उसको फाइंड करने। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे अब आपके पास z इक्वल टू 4 जो है, दोनों पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट है और दोनों कंटूर के इनसाइड लाई कर रहे हैं। सो वी फाइंड रेसिड्यू एट बोथ पॉइंट्स। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करेंगे तो जो है वो दोनों सिंगुलरिटी इनसाइड द लाई कर रही हैं और दोनों का ऑर्डर हमें पता चल गया है। ऑर्डर जैसे मैंने पहले बताया कि जो उस सिंगुलर पॉइंट का फैक्टर की पावर होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो z -2 की पावर 1 थी, तो यहाँ पे इसका मतलब ऑर्डर 1 हो गया, तो m यहाँ पे 1 हो गया। z इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट, तो z इज इक्वल टू 4 के अगेंस्ट देख लो, क्योंकि उसकी होल पावर कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। 4 का ऑर्डर 2 हो गया और 2 का ऑर्डर जो है वो 1 हो गया। फाइन, अब दोनों के अगेंस्ट हम जो है निकालेंगे रेसिड्यू। नाउ फर्स्टली वी फाइंड z एट z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2 है तो उसका m क्या है 1 है, क्योंकि उसका ऑर्डर 1 था, फैक्टर की पावर जो उसकी में 1 थी, तो m उसका 1 था। तो सेम वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि रेसिड्यू किसी भी फंक्शन का एट z इज इक्वल टू 2 वही 1 ओवर 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 ओवर m माइनस 1 का फैक्टोरियल। उस फार्मूले के अंदर m की वैल्यू पुट कर दी और g नॉट की वैल्यू पुट कर दी और फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। बाकी सारी चीजें एज इट इज, लिमिट g प्रोसेस टू 2, डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है आपने वो m बताएगा आपको कि डेरिवेटिव लेना भी है या नहीं। यहाँ पे m 1 हो तो इसका मतलब डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली जस्ट ये टर्म वैनिश हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि z माइनस 2 और इंटू एफ ऑफ जी एस्टेज आ गया, जैसा आपके पास फंक्शन था ऊपर देखें जहाँ पे जो फंक्शन आपके पास था वो एस्टेज आ गया, जी 3g स्क्वायर इंटू ओवर z माइनस 2 इंटू z माइनस 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने आपको बात बता दी कि ये z माइनस टू से कैंसिल आउट होना ही होना है, हर सूरत में होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3g स्क्वायर ओवर z माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 2 के अगेंस्ट में आपने जो है वो रेसिड्यू निकाल लेना है विद ऑर्डर m इज इक्वल 1 के अगेंस्ट में। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास ऑर्डर 1 होता है तो वो डेरिवेटिव वाली टर्म जो है वो 1 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है आप उसको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली जस्ट लिमिट पुट कर देंगे। जहाँ पे बेटा z आ जाएगा वहाँ पे आप 2 पुट कर देंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइन, सिंपली जस्ट z की जगह वैल्यू पुट कर दी लिमिट 2, तो आपके पास रेसिड्यू आ गया, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू इज 3। अब हम देखते हैं नाउ वी फाइंड रेसिड्यू एट z इक्वल टू 4। z इक्वल टू 4 की केस देखते हैं विद m is 2। ठीक है, इसका मतलब ये है हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं z इज इक्वल 4 के ऊपर एट z इज इक्वल 4 के ऊपर विद m2। ठीक है, अब हम m2 के अगेंस्ट में करेंगे। अब जो है वो रेसिड्यू फाइंड करते हैं z इज इक्वल 4 के ऊपर और हमारे पास ऑर्डर जो है वो m इज इक्वल 2 है। ऑर्डर 2 के अगेंस्ट में अब जो है वो रेसिड्यू निकालना है, तो m यहाँ पे 2 आ गया और सेम वहाँ पे z इज इक्वल टू 4। मैंने आपको जैसे कहा कि सिंपली जस्ट जहाँ जहाँ पे z नॉट है वहाँ पे 4 पुट कर देना है, यहाँ पे m है वहाँ पे 2 पुट कर देना है फार्मूले के अंदर। तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z प्रोसेस टू 4, डेरिवेटिव की जो है वो कितने ऑर्डर का लेना है m माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको कहा z माइनस 4 का होल स्क्वायर, जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे जिस जो लिमिट होगी यहाँ पे ये 0 हो जाए, तो वैसे ऐसा हरगज नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जिसके ऊपर हम रेसिड्यू निकाल रहे होते हैं वो वाली टर्म जो है जरूर कैंसिल आउट होगी। ठीक है, वो ऐसे चांस ही नहीं है बचेगा, वो हर सूरत में होगी, कैंसिल आउट होगी। तो इसका मतलब ये नीचे वाली टर्म में 0 चांसेस नहीं है आने के। फाइन,
उसके बाद यहाँ पे 3z² ओवर z-2 ये बच गया हमारे पास। अब लिमिट z प्रोसेस टू 4 अभी नहीं पुट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेना है, जस्ट वही तरीकेकार है, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। सिंपली u ओवर v लगा देंगे, नीचे वाली टर्म का स्केयर, नीचे वाली सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो 3z² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6z माइनस 3z² इंटू 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया जनाब, सिंपली जस्ट जिधर जिधर z है वहां पे 4 पुट कर देना है। तो जस्ट z की जगह 4 पुट कर देंगे और आगे कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेनी है। जस्ट आप सिंपली कैलकुलेटर आपके पास होगा तो कैलकुलेशन आपने कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेसिड्यू आ गया 0, ठीक है। हो सकता है कुछ और भी आ सकता था, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे ये शो नहीं कर सकते कि रेसिड्यू सर 0 नहीं आ सकता, तो रेसिड्यू 0 भी हो सकता है, किसी फंक्शन का रेसिड्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर रेसिड्यू 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बाय यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला, कि किसी भी फंक्शन का अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो 2 पाई ओटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यूज, ठीक है। तो सम ऑफ रेसिड्यू जो है वो क्या है, एक ही रेसिड्यू हमारे पास आया था 3, दूसरे रेसिड्यू से 0 हो गया, तो इट मीन दैट वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 पाई ओटा। तो ये आपके पास इस इंटीग्रल का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई ओवर द क्लोज कंटूर। और वो क्लोज कंटूर क्या था कि z mod इज इक्वल टू 5, जिसमें दोनों जो सिंगुलरिटी थी इनसाइड द कंटूर लाई करती। अब हम अगली एग्जांपल में देखते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ सिंगुलरिटी आउटसाइड द बिग कंटूर लाई कर रही हैं और हमारा जो ओरिजिन है वो भी चेंज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से कुछ काफी कंफ्यूजन आती है, कुछ बच्चों को कंटूर ड्रॉ करने का इशू आता है, कुछ को सिंगुलरिटी का मसला आ जाता है कि वो सिंगुलरिटी कहाँ पे लाई कर रही है, इनसाइड कर रही है, आउटसाइड लाई कर रही है, ठीक है। और इनसाइड लाई कर रही है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा सर इनसाइड लाई कर रही है तो उसी का निकालना है, या आउटसाइड लाई कर रही है उसका निकालना है, उसका फिर क्या करेंगे। तो वो सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो इसमें वाजे हो जाएंगे। यहाँ पे कंटूर है z-1 mod इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बेटा पहले होता था सिंपली जस्ट z mod, उसमें क्या था, उसमें जस्ट ये होता था कि वहां पे वहां पे 0 होता था, इट मीन दैट ओरिजिन वहां पे सेंटर था, ठीक है। मतलब उसका जो सेंटर था वो ओरिजिन था, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे जो z माइनस के साथ लिखा जाएगा वो जो होगा वो वहां पे सेंटर होगा, वो सर्कल का सेंटर होगा, समझ लो उस कंटूर का सेंटर होगा। रेडियस कितना है 1। अब z-1 का मतलब 1 के ऊपर अब आपने सेंटर मानना है, इसको 1 को सेंटर मान के 1 रेडियस का समझ ले आपने सर्कल ड्रॉ करना है, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, एक ऊपर एक नीचे। तो अब ये वाला कंटूर आपके पास आएगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे काफी बच्चों की मिस्टेक होती है, वो z-1 mod 1 को वो इसी तरह समझते हैं जैसे ऊपर वाला हमारे पास कंटूर था, ठीक है। वहां पे अब सेंटर ओरिजिन था, ओरिजिन को मानते हुए आपने एक रेडियस का सर्कल नहीं ड्रॉ करना। जो यहाँ पे चेंज होगा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ z माइनस अयोटा का मॉड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे अयोटा होगा तो अयोटा के ऊपर, अयोटा किस प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसको मान के फिर मैं 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूंगा, 1 रेडियस का कंटूर ड्रॉ करूंगा, इट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि जो इधर पॉइंट होगा z माइनस के साथ लिखा जाए, और जो यहाँ पे चीज आ जाए, वहां पे जो भी पॉइंट आ जाए वहां पे सर्कल ड्रॉ करना है, कितने रेडियस का, जितना ये दिया हो जाए। पहले हमारे पास था z mod इज इक्वल टू 5 या z mod इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये था हमारे पास जो सेंटर था वो 0 था, ओरिजिन था, तब उसको उसके अकॉर्डिंगली हम जो है उतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। अब हमारा ओरिजिन चेंज हो चुका है, हमारा जो सेंटर है वो चेंज हो चुका है, हमारा 1 के ऊपर चला गया सेंटर, तो सेंटर उसको सेंटर मान के उतने रेडियस का वहां पे सर्कल ड्रॉ कर दो, फाइन। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कंटूर ड्रॉ करेंगे तो तब आप इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अगर ये कंटूर गलत ड्रॉ कर लिया तब चांसेस ये हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। जैसे इसको देखते हैं केस में कौन सी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं कि हम ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज यही होती है कि इस फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन की अगर हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो जो कंटूर दिया हुआ था उसको कंटूर को पहले ड्रॉ करना है।
ठीक है। तो ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने सिंगुलरिटी देखनी है कि वो इनसाइड कर रही है या आउटसाइड कंटूर लाई कर रही है, क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है वो होती इनसाइड है लेकिन हम उसको आउटसाइड कंटूर समझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो ये कंटूर अगर सही नहीं ड्रॉ हुआ, ये आपने ये जो सर्कल है ये सही नहीं ड्रॉ किया, तो आपको कैसे पता चलेगा सिंगुलरिटी इनसाइड लाई कर रही है या आउटसाइड कर रही है। ठीक है। हाँ, या ऐसे है कि सब के ऊपर रेसिड्यू निकाल लें, एक ये भी है, लेकिन आप इतना टाइम जाया क्यों करें। ठीक है। तो आपके पास उन्हीं सिंगुलरिटी को आपने निकालना है जो कंटूर के अंदर लाई कर रही है, जो कंटूर के इनसाइड लाई कर रही है, जो ऊपर लाई कर रही है, उनको उनके ऊपर आपने रेसिड्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू देखते हैं कहाँ कहाँ पे सिंगुलरिटीज हैं। तो जी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे नीचे, और जी माइनस 2 का होल क्यूब है, और ऊपर हमारे पास 2g है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास सिंगुलरिटी किन पॉइंट्स के ऊपर, पहली बात तो ये कौन से पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट है। तो नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसका मतलब यह जी स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जी इक्वल 1 और जी इक्वल टू माइनस 1। इसको फैक्टराइज थोड़ा सा कर लें, तो नीचे जी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 हो जाएगा। सिंपली जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, तो जी माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 हो गया, होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ये स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, जी माइनस 1 का होल स्क्वायर, जी प्लस 1 का होल स्क्वायर और जी माइनस 2 का होल क्यूब। फाइन। देन हमने क्या किया कि जस्ट ये देख लिया कि यहाँ पे इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट देखने के लिए हम ये देखते हैं नीचे वाली टर्म 0 कहाँ पे होती है। तो z इज इक्वल 1 के ऊपर ये वाली होल टर्म अनडिफाइन हो जाती है, z इज इक्वल टू माइनस 1 के ऊपर ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइन होता है, और z इज इक्वल टू 2 के ऊपर पूरा पूरा फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 और 2 जो है वो सिंगुलर पॉइंट है। और 1 का ऑर्डर कितना है, 1 का ऑर्डर भी 2 है, माइनस 1 का ऑर्डर कितने हैं वो भी 2 है, और 2 का ऑर्डर कितने हैं वो 3 है। उसका मतलब ये इनके ऑर्डर लिख लिए, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, जिनको हम m कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रेसिड्यू फार्मूले के अंदर हम m को यूज करते हैं। तो ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब हमने ये देखना है कि रेसिड्यू किन का निकालने हैं, क्या हमें तीनों पॉइंट्स का रेसिड्यू निकालना है या हमें जस्ट 2 पॉइंट्स का निकालना है या किसी एक पॉइंट का निकालना है, तो वो देखते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास सिंगुलर पॉइंट आ गए हैं जनाब 3, z is equal to 1, z is equal to minus 1, z is equal to 2। अब 1 को और माइनस 1 को और 2 को देखना है। ठीक है। 1 माइनस 1, अब ये हमारे पास कंटूर है। ठीक है। 1 माइनस 1 और 2 कंटूर है, उसको हमने देखना है। तो z is equal to 1 तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है, 1 तो कंटूर के अंदर लिखा हुआ है, मतलब 1 तो कंटूर के अंदर है, 1 तो इनसाइड कंटूर लाई कर रहा है। 2 को देखें, 2 भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है, इसका मतलब है कंटूर के ऊपर ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है। बट अबाउट माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ पे है, इसका मतलब है माइनस 1 आउटसाइड द कंटूर लाई कर रहा है, 1 और 2 इनसाइड द कंटूर, 1 जो है वो कंटूर के इनसाइड कर रहा है, 2 जो है कंटूर के ऊपर लाई कर रहा है, और माइनस 1 कंटूर के बाहर लाई कर रहा है। तो अब हमें जस्ट 2 रेसिड्यू निकालने हैं, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, जो कंटूर के ऊपर लाई करे या इनसाइड द कंटूर लाई करे। जो बाहर लाई कर रहा है उसके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर रेसिड्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो कंटूर के ऊपर है या इनसाइड द कंटूर है उसको जस्ट फाइंड करेंगे। फाइन। तो अब हम 1 के ऊपर और 2 के ऊपर बटा फाइंड कर लेते हैं। अब पहले अगर हाँ देखिए, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसको आपने ड्रॉ गलत किया होता तो तब माइनस 1 देखें आपका ऊपर आ जाना था। अगर मैं इसको 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसको ओरिजिन मान के 0 को, तो फिर मेरे पास 1 1 का ये आ जाना था। तो फिर इसका मतलब ये माइनस 1 और 1 जो है वो इनसाइड आ जाने थे, और 2 जो है वो बेचारा बाहर चला जाना था। ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपने कंटूर ध्यान से ड्रॉ करना है और ये सेंटर को देख लेना है। कभी कभी यहाँ पे प्लस भी लिखा होता है, तो प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है माइनस डाल के उसको ब्रैकेट में माइनस लिख लें, तो वो वाला जो नंबर होगा वो सेंटर होगा, क्योंकि इन जनरल फॉर्म के अंदर ये जी माइनस जी नॉट मॉड इक्वल टू आर लिखा जाता है, तो आर ये रेडियस होता है यहाँ पे। ठीक है। और जो इधर माइनस के साथ लिखा होगा वो आपके पास वो सेंटर होगा। ठीक है। तो अगर प्लस के साथ लिखा है तो माइनस करके उसको ब्रैकेट में माइनस डाल दें। ठीक है। तो वो पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये बात वाजिया देख ली कि z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2, ये 2 पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो हम इनके ऊपर रेसिड्यू फाइंड करके देखते हैं।
So z is equal to 1 and z is equal to 2 lies inside or on the contour, so we have to calculate residue at z is equal to 1 and z is equal to 2 के ऊपर, दोनों को ऊपर रेसिड्यू फाइंड करेंगे। z is equal to 1 के ऊपर रेसिड्यू फाइंड करना है, विद m is equal to 2 उसका ऑर्डर हमें पता है, क्योंकि z is equal to 1 के ऊपर जो है वो जो फैक्टर बन रहा है, ये देखें z माइनस 1 की होल पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो आपने रेसिड्यू निकाल लेना है, तो वो वही फार्मूला 1 ओवर m माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, लिमिट g अप्रोचेस टू 1, डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का, m माइनस 1 ऑर्डर का, और उसके बाद g माइनस 1 का होल स्क्वायर 2g ओवर g माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही टर्म सारी सारी एफ ऑफ जी आ गया। और मैंने आपसे जैसे पहले बताया था बेटा, ये वाली टर्म जरूर कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पे, अगर पूरा पूरा एफ ऑफ जी ऊपर वाला लिख लें ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर मजीद इसको फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट करने के लिए हमें उसको फैक्टराइज करना पड़ा। तो हम जो फैक्टराइज फॉर्म वाली जो होगी उसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कैंसिल करना है, तो इस वजह से हमने ये फैक्टराइज वाली फॉर्म लिख ली है। ये उस टर्म से कैंसिल आउट होगी, जो रिमेनिंग बच गई है, ठीक है, उसका क्या ले लेना है आपने, डेरिवेटिव ले लेना। अब इस टर्म का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है, तब आपने लिमिट अप्लाई करनी है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, u ओवर v, दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल लगा दें, जस्ट क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो ऊपर जब जब नीचे जो है वो आप इनको दोनों को के ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो नीचे वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे ना, तब वहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो सिंपली नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर लिख लिया, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2g का डेरिवेटिव आ गया, माइनस 2g सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, वही जो आप क्वेश्चन रूल आप यूज करते हैं कि नीचे वाले को पहले एस्टेज लिखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जस्ट ये 2g का हमारे पास डेरिवेटिव 2 आ गया। और जब ऊपर वाले का जो है वो ये नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना होगा, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा कि u सेम u डॉट v, जिसको हम बोलते होते थे, ठीक है, u डॉट v, u सेम, ये पहली टर्म सेम, g माइनस 2 का क्यूब का डेरिवेटिव 3 नीचे ले आएंगे, ऊपर वाले को पावर में से कम कर दिया, g माइनस 2 इंटू जी माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, और g माइनस फिर g माइनस 2 के होल क्यूब एस्टेज, और g प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू जी प्लस 1। सिंपल डेरिवेटिव लेना है, वो आपको आता है, सिंपली जस्ट आपने डेरिवेटिव ले लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद जस्ट जहां जहां पे बटा जी नजर आता है वहां पे 1 पुट कर देना। ठीक है, और जस्ट आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, और आफ्टर कैलकुलेशन जो है वो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो -3/2 है। कैलकुलेशन जिस मर्जी हिसाब से कर लें, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक्स आगे पीछे हों प्लस माइनस की, लेकिन मेन मेथड यही रहना है। ठीक है, मेन आपका जो काम था वो ये था, ये डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इस फंक्शन का ये जो आपके पास ये वाला फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेके जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाना। तो ये आपके पास आ गया रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट g इक्वल टू 1 -3/2। ठीक है, अब सेम वही काम जो हम z इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। ठीक है, z इक्वल टू 2 के लिए करेंगे विद m is 3, उसका ऑर्डर कितना है 3। अब जब m 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे रेसिड्यू, तो ये वहां पे वही फार्मूले के अंदर 1 ओवर 3 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल, लिमिट g प्रोसेस टू डेरिवेटिव ऑफ कितने ऑर्डर का, 3 माइनस 1 ऑर्डर का, और g मनफी जी नॉट जी माइनस 3, जहाँ पे जी माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, रेसिड्यू अब फंक्शन एट जी इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, ये गलती से ये 3 लिखा गया, यहाँ पे जी इज इक्वल टू 2 क्योंकि जी इज इक्वल टू 2 के ऊपर ले रहे हैं। जी माइनस 2 की होल पावर 3, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे 2g आ गया, और जी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डेरिवेटिव 2 आ गए, d2 ओवर dg2, इसका मतलब ये इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं इस फंक्शन के, दो डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, पहला डेरिवेटिव लिया तो पहले क्वेश्चन रूल लगाया। ठीक है, जब पहले नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2g का 2 माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव, पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से कम कर दिया, इनटू डेरिवेटिव जी स्क्वायर माइनस 1 का 2g आ जाएगा। मतलब सिंपल डेरिवेटिव लेने हैं, और जैसे कैलकुलस के अंदर लेते हैं। फाइन, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लें बेटा, अगला डेरिवेटिव लेने से पहले इसको पहले सिंपलीफाई कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो आप आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगला डेरिवेटिव। यहाँ पर डायरेक्टली अभी कैलकुलेट करने की कोशिश ना कीजिएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, देन आप डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जी स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, देन आपके पास जी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस 8 जी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हम, क्योंकि हमने जी स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 2 थे, एक बाहर कॉमन आ गया, पीछे एक रह गया, इंटू 2 माइनस 8 जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर माइनस 1 का पावर कितनी हो जाएगी, 2 टू द 4 हो गया। जब कॉमन लेंगे एक टर्म कैंसिल आउट होगी। अब मेरे पास उसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म आ गई, डी ओवर डी जी। अब इसका मजीद डेरिवेटिव लेना, ठीक है, क्योंकि उसके जितने आपके पास m था उससे एक कम जो है हमने उतने डेरिवेटिव लेने होते हैं। वो m3 था इसलिए हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं। तो अब एक डेरिवेटिव ले लिया, अब उतनी देर ये डी ओवर डी जी देखे चलता रहा, जब तक डेरिवेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक देखे चलता रहा, ठीक है। उधर 2 थे, एक डेरिवेटिव ले लिया तो एक डी ओवर डी जी होगी। तो ये जरा ये सिंबल भी सही तरह लिखना, ये नहीं कि यहाँ पे डी ओवर डी जी उड़ा दें, ठीक है। अभी जब तक ये डेरिवेटिव लिया नहीं है तब तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेने लगे हैं दोबारा, क्योंकि हमारे पास ये सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब जो है इस सिंप्लीफाई फॉर्म के ऊपर दोबारा डी ओवर डी जी लगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल दोबारा अप्लाई कर दें, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, तो सिंपली जहां जहां पे जी आपको नजर आ रहा है वहां पे वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ये आपके पास सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया 40/27। तो ये रेजिड्यू उस फंक्शन का एट z इक्वल टू 2 के ऊपर आ गया। जब ये दोनों के ऊपर रेजिड्यू निकाल लिया तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो है आप जस्ट लगा देंगे कि हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी ओवर द क्लोज कंटूर, और वो कंटूर हमें गिवन था। तो जस्ट फार्मूला क्या है, 2 पाई योटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। एक हमारे पास रेजिड्यू आया हुआ है -3/2, दूसरा हमारे पास रेजिड्यू आया है 40/27। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1/54। इससे जो है वो कैंसिल आउट कर दिया तो आपके पास आ जाएगा -1/27 पाई योटा। मतलब इसकी इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंटूर -1/27 पाई योटा आ गया। तो ये यहाँ पे देखा कि एक आपके पास पॉइंट z इक्वल टू जो आपके पास -1 था वो कंटूर के इनसाइड लाई नहीं कर रहा था, ना उसके ऊपर कर रहा था। उसको हमने छेड़ने की कोशिश नहीं की, उसको हमने देखना ही नहीं है। जिनके पॉइंट के ऊपर जो है वो सिंगुलरिटी इनसाइड द कंटूर लाई कर रही है, मतलब जो पॉइंट जो है कंटूर के इनसाइड लाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर हमने क्या निकाला है, रेजिड्यू निकाला है, और उनका सम करके उसको 2 पाई योटा से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी चीज को इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो आउटसाइड द कंटूर लाई कर रही थी। तो जस्ट उन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर निकाल लिया और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये देखा कि रेजिड्यू की मदद से किसी भी फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ओवर द क्लोज कंटूर तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये रेजिड्यू का फायदा है कि हम वैसे अगर इसको इंटीग्रेट करना ओवर द क्लोज कंटूर तो मुश्किल होता है, तो हम रेजिड्यू की हेल्प से हम जो है वो आसानी के साथ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जो है फंक्शन की जो इंटीग्रेशन करनी है ओवर द क्लोज कंटूर तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रेजिड्यू का। अदरवाइज इसको हो सकता है इंटीग्रेशन करना किसी डिफरेंट मेथड से जो है वो मुश्किल हो जाता, लेकिन रेजिड्यू ने हमारे जो है मुश्किल आसान कर दी कि हम जस्ट उन पॉइंट का रेजिड्यू नहीं लेते जो कि सिंगुलर पॉइंट है इनसाइड द कंटूर या कंटूर के ऊपर लाई करते हैं, उनका हम निकालते हैं। हाँ, अब कुछ फंक्शन ऐसे भी आते हैं कि जनाब उनका हम रेजिड्यू नहीं निकाल सकते इस तरह से, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं। कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हम उसको उसके सिंगुलर पॉइंट निकालना मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो तब फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सीरीज का सहारा लेते हैं, मैक्लॉरेन सीरीज या टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज। मतलब मेन हमारा जो अगला जो टास्क है वो है लॉरेंट सीरीज का ना। तो हम उस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज लिखते हैं और लॉरेंट सीरीज से हम उस फंक्शन का रेसिड्यू निकालते होते हैं। तो वो जो रेसिड्यू होगा फिर वो हमारी मदद करेगा कि रेसिड्यू जो है वो जस्ट ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यही कहता है कि सम ऑफ रेसिड्यू कर लें और उनको 2 पाई योटा से मल्टीप्लाई कर लें। तो जो मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसे आ जाएंगे जिनको मैं इस तरह से उनका रेसिड्यू नहीं निकाल सकूंगा, उनका फिर रेसिड्यू मैं सीरीज की मदद से निकालूंगा, ठीक है। तो अगला हमारा टास्क जो होगा, ठीक है, वो हमारा टास्क यही है कि किस तरह से हम सीरीज फाइंड करेंगे और उन सीरीज की मदद से किस तरह रेसिड्यू निकालेंगे और रेसिड्यू की मदद से हम सेम यही फार्मूला यूज करते हुए उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज अ बिग एप्लीकेशन ऑफ residue, how we calculate complex integration over the closed contour.
तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक था।